अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैट्रिक की केमिस्ट्री यूनिट नंबर 11 उसका टॉपिक है जिसका नाम है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे पहले जब हम शुरू करेंगे उससे पहले मैं दो चीजें आपको बता दूं कि हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन और दूसरा होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को ये चांस दिया जाता है कि वो अपनी राय का इजहार कर ले। कोई एक स्टूडेंट किसी एक टॉपिक पे एक तरह से लिखता है, कोई दूसरा उसी टॉपिक पे किसी और तरीके से लिखता है, कोई थोड़ा एक्सप्लेन करता है, कोई ज्यादा एक्सप्लेन करता है, किसी की वोकैबुलरी डिफरेंट होती है। लेकिन ये क्वेश्चन का मेन जो थीम होता है दैट इज कंसेप्ट क्लैरिटी। इस तरह के क्वेश्चंस को हम कहते हैं ओपन एंडेड। एक होता है जिसमें सारे स्टूडेंट बाउंड होते हैं और उन्होंने टू द पॉइंट आंसर देना होता है, चाहे वो लायक बच्चा हो, चाहे नालायक बच्चा हो, चाहे मीडियोकर हो, उन सारों ने जो आंसर देना हो वो एक होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए। क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हमसे पूछ ले, अगर केमिस्ट्री की मैं बात कर लूं और आपसे पूछ ले कि डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो आपने जस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन करना है, उसके फर्दर एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है उस केस में। सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन आर कॉल्ड क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये कभी भी आपसे पेपर में इस तरह से नहीं पूछा जाएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ले। इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो दैट इट कैन बी आस्क्ड इन द पेपर इन दिस वे। हाँ, इसका एक जनरल ओवरव्यू पूछा जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के एक पार्ट के अंदर कि राइट डाउन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, केमिकल हो गए, नेचर हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड्स हो गए, पोलैरिटी हो गई, सॉल्युबिलिटी हो गई, रिएक्टिविटी हो गई। दीज ऑल आर इम्पोर्टेंट और ये आप इसमें लिखेंगे। ठीक है, लेकिन इस तरह से नहीं होगा कि कंप्लीट क्वेश्चन पूछ ले कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख दे। आपको स्पेसिफाई किया होगा 4 to 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दे, 3 लिख दे, 2 लिख दे और उसी के ऊपर आपको नंबर मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इस ओपन एंडेड क्वेश्चन को आगे लेके जाते हैं। नंबर 1 उसमें हमारे पास है कंपोजिशन। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन को अगर हम देख ले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन में ये कि दीज आर द कंपाउंड्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, जिसके अंदर कार्बन का होना क्या है, लाजमी है। अगर कार्बन नहीं है तो फिर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। हाँ, एक्सेप्शनल केसेस मैंने आपको बताए थे पिछले लेक्चर में कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स को हम इस चीज से वो बर्रा है, ये इसमें शामिल नहीं है। इवन दो दे कंटेन कार्बन, बट ये उसके अंदर नहीं आएंगे। इसके अलावा जितने भी कंपाउंड है उनमें कार्बन का होना लाजमी है। सेकंड इज कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर सिर्फ कार्बन का होना नहीं, इसके अलावा भी हो सकते हैं। क्या हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन एंड हेलोजन्स, ये इनके डेरिवेटिव्स कहलाएंगे। ठीक है, अगर ये कार्बन और हाइड्रोजन का सिर्फ कंपाउंड है तो इनको हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन इनके अलावा अगर ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन और हेलोजन जिसके अटैच हो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर जाए, सो देन दे विल बी कॉल्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कंपोजिशन में सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ मेनली कार्बन एंड अपार्ट फ्रॉम देम हाइड्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हेलोजन्स। ठीक है, मैं एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी ज्यादा करूंगा, आपने पेपर में इतना एक्सप्लेन नहीं करना, इसकी जरूरत नहीं है। जस्ट आपके कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए मैं लेक्चर को थोड़ा लंबा करूंगा और आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा कि आपको बड़ा इजीली आसान अल्फाज में समझा सकूं, फिर आप इसको अपने अल्फाज में लिख सके। कोवेलेंट नेचर ऑफ दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखा जाए तो ये नॉन पोलर होते हैं नेचर में। ठीक है, और जो चीज नॉन पोलर हो तो उनका बॉन्ड कोवेलेंट होगा। क्या होगा, उनका बॉन्ड हमेशा कोवेलेंट होगा। और जो बॉन्ड बन गया इसको कोवेलेंट बॉन्ड कहा गया। और ये बॉन्ड जो है दे आर वीक इन नेचर, ये भी साथ जहन में रख ले
कि जहां पे कोवेलेंट बॉन्ड के जिक्र आएगा तो इट मींस कि द बॉन्ड इज वीक। जहां पे आयनिक बॉन्ड का जिक्र आएगा, आयनिक बॉन्ड है, तो दे आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, दे आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के केस में आयंस भी बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स बनते हैं, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स में या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में हमारे पास देयर इज नो पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल। एग्जांपल में अगर हम ले लें सोडियम क्लोराइड को अगर वाटर में डिसॉल्व कर ले तो ये सोडियम और क्लोराइड आयन प्रोवाइड करेगा। दूसरी साइड पे अगर हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेट्स सपोज ग्लूकोज को डिसॉल्व करेंगे तो इसमें उस तरह से आयंस नहीं बनते जो आयनिक कंपाउंड्स में बनते हैं। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो कंपाउंड्स है ऑर्गेनिक, दे आर नॉन पोलर एंड कोवेलेंट इन नेचर। तीसरी इसकी सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी जैसे ऊपर हमने डिस्कस कर दिया कि दे आर नॉन पोलर एंड कोवेलेंट इन नेचर, तो एक कंसेप्ट आपने 9th में पढ़ा होगा कि लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, जो हम कॉमन अल्फाज में उर्दू में एक वो कहावत है कि लोहा लोहे को काटता है, अंग्रेजी में है डायमंड कट्स द डायमंड। ठीक है, इसी तरह केमिस्ट्री में है लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, लाइक डिसॉल्व लाइक जो है इसका मतलब है कि पोलर कैन डिसॉल्व पोलर कंपाउंड्स एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट कैन डिसॉल्व नॉन पोलर कंपाउंड्स। ठीक है, अब नॉन पोलर कंपाउंड ऊपर हमने डिस्कस कर दिया कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है दे आर नॉन पोलर इन नेचर एंड दे कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड इन वाटर, क्योंकि वाटर है पोलर और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर पोलर के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे विद फ्यू एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस अगेन हर जगह पे हो सकते हैं, यहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस भी है। क्या है? ग्लूकोज इज एक्सेप्शनल केस, शुगर इज एक्सेप्शनल केस, अल्कोहल्स आर एक्सेप्शनल केसेस। ठीक है, ये क्यों एक्सेप्शनल है? और ये इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, क्योंकि आप देखा होगा कि अल्कोहल वाटर के साथ किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स हो जाता है। शुगर नॉर्मली हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाता है। ग्लूकोज हम यूज करते हैं, ये भी वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। Although they are organic compounds and they are non-polar in nature, but still they can dissolve in the water. Why? What is the reason? ये एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे पेपर में कि कोवेलेंट को जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है they can not be dissolved in water, but still glucose, sugar, alcohols they can be dissolved in water. What is the reason? Justify your answer. Your answer will be all of these compounds can be dissolved in water because of this one thing. जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसकी वजह से ये डिसॉल्व होते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं और उस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक होगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मैं बार बार बता चुका हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर है। जब ये नॉन पोलर है तो इसके बॉन्ड जो बनेंगे वो क्या होंगे? वीक होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड होंगे और वीक बॉन्ड होंगे। और जिसके बॉन्ड वीक है, कोवेलेंट इन नेचर है, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। इट मीन्स कि मामूली हीट प्रोवाइड करेंगे इनको तो जल्दी मेल्ट हो जाएंगे और फिर उसके बाद जल्दी बॉयल हो जाएंगे और इवापोरेट होना शुरू हो जाएंगे। इसके बरक्स अगर आप देख लें, on contrary to this, the ionic compounds, inorganic compounds, they are polar in nature, and due to its polar nature, the bonds between them, they are electrostatic force of attraction, so therefore the bond is strong, और जिसका bond strong हो उसको boil करने के लिए और उसको melt करने के लिए high temperature require होते हैं। क्या require होते हैं? High temperature are required to melt and boil these compounds. So covalent compounds simply they are having low melting and boiling point because of their covalent and non-polar nature. आप जो पेपर में लिखेंगे तो यही आखिरी सेंटेंस लिखे। Stability of these compounds highly unstable, thermally unstable compounds. Why? Because of non-polarity, because of the weak bond formation. थोड़ा सा इसको हीट करेंगे तो ये टूट जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे और इवापोरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो दे आर हाईली अनस्टेबल, थर्मली अनस्टेबल। इसके दूसरी तरफ अगर हम देख ले आयनिक कंपाउंड्स, इनके बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रांग होंगे
और जिसके बॉन्ड स्ट्रांग होंगे तो उसके बॉन्ड जल्दी टूटेंगे नहीं, ब्रेक नहीं होंगे, दे आर थर्मली स्टेबल। और एग्जांपल इज NaCl को अगर हम ले लें, इसको सिर्फ मेल्ट करने के लिए 601 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 601 या 801, बट आउट ऑफ दीज टू 601 801 दोनों में से एक है। लेकिन इवन देन अगर हम देख लें 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज टू मच हाई इन ऑर्डर टू मेल्ट द सॉलिड। इसके बाद और टेम्परेचर देंगे तो वो कन्वर्ट होगा वेपर्स में, बॉयल होगा। इट मींस कि आयनिक कंपाउंड के लिए जो है वो हाई टेम्परेचर चाहिए, वो हाईली स्टेबल है, लेकिन जो कोवेलेंट कंपाउंड है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है दे आर हाईली अनस्टेबल और जल्दी मेल्ट और बॉयल हो जाएंगे। फिर अगेन हाई इन्फ्लेमेबिलिटी, मैं अक्सर अपने क्लास में बच्चों को बताता हूं कि कभी एक्सपेरिमेंट करना नहीं है, हम अपने बचपन में ये कर चुके हैं और अभी भी करते होते हैं कभी कभी कि ये कितना एक्सप्लोजिव है कि नहीं है। आपने देखा होगा कि घरों के अंदर बॉडी स्प्रे, परफ्यूम, इस तरह की चीजें या अक्सर मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रे जो होते हैं उसके ऊपर भी लिखा होता है, एक फ्लेम बना होगा और उसके साथ लिखा होगा हाईली इनफ्लेमेबल, कीप अवे फ्रॉम रीच ऑफ चिल्ड्रन, और साथ साथ लिखा होगा स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेसेस, और कीप अवे फ्रॉम हॉट एंड हीट, हॉट एरियाज एंड हीट। ये क्यों लिखा होता है? क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे आर हाईली इन्फ्लेमेबल, जल्दी आग पकड़ते हैं। वो ऊपर हमने कहा कि थर्मली अनस्टेबल है, मामूली टेम्परेचर पे ये ब्रेक हो जाते हैं, मामूली टेम्परेचर पे ये बॉयल होते हैं, मेल्ट होते हैं, सो मामूली से टेम्परेचर पे ये आग भी पकड़ लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इज कॉमन एग्जाम्पल जो हम करते हैं, घरों में यूज करते हैं, पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं, गाड़ियों में भी यूज करते हैं, K2 ऑयल यूज करते हैं, और गाड़ियों के अलावा जलाने के काम के लिए भी ये चीजें यूज होती है। मोबिल ऑयल हम घरों में अक्सर जलाने के लिए, जो जला हुआ मोबिल ऑयल होता है गाड़ियों से निकला हुआ, उसको यूज करते हैं और बड़ा जल्दी ये आग को जला लेता है। इसी तरह पेट्रोलियम, डीजल, इनको हल्का सा आप इग्नाइट करेंगे कि ये भड़क उठेंगे और आग पकड़ लेंगे। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाईली इनफ्लेमेबल। Reactivity as compared to inorganic compounds, the organic compounds they are slow in reactions. Again the reason is, इसकी बेसिक जो रीजन है, जो गुनाह है इसका, ये गुनाह है कि they are non-polar in nature। और जब नॉन पोलर है तो नॉन पोलरिटी की वजह से बॉन्ड इसकी वीक होंगे, जब बॉन्ड इसकी वीक होंगे तो उसके रिएक्शंस भी कम होंगे और रिएक्शन स्लो होंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है दे आर कोवेलेंट, हैविंग कोवेलेंट बॉन्ड, एंड दिस बॉन्ड इज वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड इज ड्यू टू दिस नॉन पोलर नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और जिसमें हमारे पास कोई आयंस नहीं बनेंगे, और जब पॉजिटिव नेगेटिव आयंस नहीं बनेंगे तो रिएक्शन इनके क्या होंगे? स्लो होंगे। इसके अपोजिट चले इनऑर्गेनिक या आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स में हमारे पास आयनिक बॉन्ड हो रहे हैं। अब इन आयनिक बॉन्ड की वजह से ये बॉन्ड है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे। ठीक है, और इन बॉन्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये पोलैरिटी की वजह से है, और इनमें आयंस बनेंगे, और ये आयंस जो है ये क्विक रिएक्शंस करते हैं। दे आर इजीली अवेलेबल टू अटैक और टू बी अटैक्ड, खुद भी अटैक करते हैं और इसके ऊपर भी अटैक किया जा सकता है, और ये जल्दी मिल जाते हैं, दूसरी चीज के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज बर्न विद स्मोकी फ्लेम। जब भी आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाएंगे तो ये स्मोक प्रोड्यूस करेंगे। अब स्मोक जो प्रोड्यूस करता है या तो ये लाइट इन कलर होगा, लाइटर होगा, और या ये डेंसर होगा। अब लाइटर और डेंसर होना ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन पे। जितने नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे उतना उसका स्मोक लाइटर होगा। ठीक हो गया। कार्बन 1 है तो ये लाइटर होगा, इसका स्मोक हल्का होगा। लेकिन जितने ही कार्बन नंबर आप बढ़ाते हैं, लेट्स सपोज कार्बन 40 हो गया या 10 हो गए, इनका स्मोक डेंस होता गया, डार्कर होता गया, ब्लैकिश होता गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है। अगर हम मीथेन गैस जलाते हैं, सीएनजी गाड़ी के अंदर जलाते हैं, तो धुआं लाजमी देगा लेकिन हल्का सा होगा।
इसके बरकस अगर हम डीजल जलाते हैं तो डीजल के सामने अगर खड़े हो जाए तो मेरा ख्याल नहीं कि आपको कोई पहचान लगे उसके बाद। ठीक है, आपके सिर्फ दांतों की सफेदी नजर आएगी और आंखों की सफेदी नजर आएगी, उसके बाद कोई और चीज नजर नहीं आएगी। तो इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ कार्बन। एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस द डेंसिटी द डार्कनेस ऑफ द स्मोक इंक्रीजेस। नेक्स्ट इज कंबशन। कंबशन में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लेते हैं दे आर हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो शो करते हैं और जिसकी वजह से वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट प्रोड्यूस करेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड की मैं उस चीज से रिप्रेजेंट करता हूं, इसको जब हम इग्नाइट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको अगर हम इग्नाइट कर लें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा, अलॉन्ग विद देम हीट इज प्रोड्यूस्ड। और ये हीट जो है ये निशानी है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की, और इसी के ऊपर हम बहुत सी चीजें चला सकते हैं। हमेशा याद रख ले कि जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी हो, चाहे मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, कार्बन नंबर 1 से लेके हाईएस्ट नंबर जितने भी, आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करेंगे वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्रोड्यूस करके देगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का ये प्रॉपर्टी हमने बड़े तफसील से पिछले टॉपिक में डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर डिस्कस कर ली थी, फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूं कि सारे जितने की ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है हमारे पास, ऑल ऑफ देम आर हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बेसिकली है क्या चीज, कंपाउंड सेम होगा लेकिन उसके स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला सारों का सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल पेंटेन को ले तो पेंटेन इन पेंटेन के फॉर्म में भी मौजूद है, आइसो पेंटेन के फॉर्म में भी मौजूद है और नियो पेंटेन के फॉर्म में भी मौजूद है। तो इस तरह के प्रॉपर्टी को जिसमें हमारे पास चीज एक ही है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर सेम इन ऑल द स्ट्रक्चर्स but only the structural formula is different, so all of them are called isomers of each other, and this property of having different structures, this is called isomerism, and this is the property of all the organic compounds that they exhibit this property। ठीक है, 11 नंबर प्रॉपर्टी नॉन आयनिक कैरेक्टर। पहले ही हम बार बार बता चुके हैं कि ड्यू टू नो पोलैरिटी इन these compounds the bond are polar covalent in nature and there is no polarity, आयनिक कैरेक्टर इनमें नहीं होगा। ठीक है, होमोलॉगी, होमोलॉगी मींस सिमिलरिटी इन बिहेवियर। सिमिलरिटी इन बिहेवियर ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी है इनमें हमारे पास एक प्रॉपर्टी मौजूद है जिसको हम कहते हैं होमोलॉगी। होमोलोगस सीरीज से निकला है। सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक फैमिली बनती है जिसमें एक सक्सेसिव मेंबर अगले मेंबर से जो है वो CH2 ग्रुप पे डिफरेंट होगा। अब इन सारों की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, इनके शेप्स, इनके साइज, इनके मॉलिक्यूलर वेट्स, इनके डेंसिटीज, इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये डिफरेंट है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस हैं, ऑल ऑफ देम आर सेम, और एक ही फैमिली के लिए एक जनरल रिएक्शन हम यूज कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं होमोलॉगी एंड दे आर प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसी की वजह से इसकी पहचान होती है। फिर लास्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सो these compounds are bad conductors of electricity in any of the case, चाहे आप उसको aqueous form में ले, चाहे आप solid form में ले, in both the forms they are bad conductors of electricity। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।